नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मेरी मंजिल आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों, चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने, यानी आईएएफ के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी बने हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और बात करें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना की तो 8 अक्टूबर 1932 में किया गया था। और इसी स्थापना के दिवस से, यानी 8 अक्टूबर को जो स्थापना किया गया था, इसी दिन वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया की, तो यह 26वें नंबर के वायुसेना प्रमुख है। और यह वर्तमान में अभी वायुसेना प्रमुख यही है, राकेश सिंह भदौरिया। और बात करते हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय ने में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है। एयर मार्शल बल्लभा राधा कृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल आरजे डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। तो प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। अब देखिए, ये है विवेक राम चौधरी। अब देख लीजिए, विवेक राम चौधरी ये वायु सेना के उप वाइस चीफ के रूप में पदभार संभाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो बात करते हैं डेविड डियोप को सम्मानित किया गया है। आइए समझते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2005 से इसका नाम जो है बदल दिया गया है और इसे प्रदान किया जाता है। और अरुंधति राय एक भारतीय लेखिका है। क्या आपको पता है कि बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है? तो हाँ, मिला है। तो बात करते हैं अरुंधति राय एक भारतीय लेखिका है जो अपनी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। और उन्हें 1997 ईस्वी में साहित्य की कृति के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। और बात करते हैं डेविड डियोप अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक बात करते हैं पुस्तक की, तो उपन्यास पुस्तक था एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए। ये जो पुरस्कार जीते गए हैं, तो ये पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार है जो ये पुरस्कार को जीता है। बात करते हैं दो उपन्यासों के लेखक डीओपी और उनके अनुवाद अन्ना मोस्कोविस
मोस्कोवाकिस के लिए इन्हें 50,000 पाउंड के वार्षिक पुरस्कार को साझा किया है। 50,000 यानी कि उसे 50,000 पाउंड का यह पुरस्कार मिला है। जबकि अल्बानियाई लेखक इस्माइल कादरे ने जीता था। और इसके मतलब कि जबकि इस्माइल कादरे ने 50,000 पाउंड के यह पुरस्कार को पहले जीता था। और बात करते हैं, यह पुरस्कार अंग्रेजी लेखक को दिया जाता है। जो अंग्रेजी में लेखककार या साहित्यकार है उसे यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। और बात करते हैं बुकर पुरस्कार, तो यह 1969 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। 1969 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुआ था और ये 1969 ईस्वी से ये दिया जाता है। यह नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और बात करते हैं, यह जो है नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और बात करते हैं, सबसे पहले जो ये पुरस्कार जो दिया गया था अल्बानियाई लेखक इस्माइल कादरे को दिया गया था। अल्बानियाई लेखक इस्माइल कादर खान नहीं समझना है, तो कादरे है, इस्माइल कादरी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको देखते हैं। हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा, हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा, मैं बंद कमरे में बैठा हूँ तूफान से सटा, मतलब फोन के बारे में कह रहा है, तूफान से नहीं। और यहाँ कवि गर्लफ्रेंड को बता रहा है, मिस कॉल मत देना बीवी पास बैठी है, मिस कॉल मत देना बीवी पास बैठी है। जो कवि है उसके बारे में कहा गया है, हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा, मैं बंद कमरे में बैठा हूँ तूफान से सटा। यहाँ कवि गर्लफ्रेंड को बता रहा है मिस कॉल मत देना बीवी पास बैठा है। तो चलिए ये है लेखक यानी कवि के हाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो बात करते हैं, यह 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और यह जो है 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो यह प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आइए इसको और विस्तार से जानते हैं। 1974 ईस्वी में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। बात करें 1974 में जो है यह पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका नारा जो था, नारा की बात करते हैं तो ओनली वन अर्थ मतलब केवल, ओनली वन अर्थ मतलब केवल पृथ्वी के बारे में यह नारा के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 से 16 जून तक यह चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह बाल स्वराज ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये बहुत से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, अभी तक लॉन्च होता ही जा रहा है, पता नहीं ये लॉन्च होकर कहाँ जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। बात करते हैं कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज लॉन्च किया है। इनके अंतर्गत वे सभी बच्चे जिन्होंने पारिवारिक समर्थन खो दिया, यानी अपने माता पिता यानी पेरेंट्स को खो दिया है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वे किशोर न्याय अधिनियम के तहत यानी एक्ट 2015 के तहत धारा 214 यानी 214 के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, देखभाल
की आवश्यकता वाले बच्चे होंगे और ऐसे बच्चे के लिए अधिनियम के तहत दी गई सभी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए ताकि उनके भले के हित में हो। और बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इन्हीं का फुल फॉर्म जाता है NCPCR का फुल फॉर्म है यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिडलबर्ग सीमेंट ने बनाई दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना, यह किस देश से संबंधित है? हिडलबर्ग सीमेंट ने बनाई दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना, यह किस देश से संबंधित है? तो यह स्वीडन देश से संबंधित है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता हिडलबर्ग दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता हिडलबर्ग सीमेंट कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से 2030 तक स्लाइट में अपनी स्वीडिश फैक्ट्री दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की योजना बना रही है। इसलिए नियोजित रेट्रोफिट के बाद जिसकी लागत कम से कम 100 मिलियन यूरो यानी कि कम से कम लागत की बात करें तो यह 100 मिलियन यूरो यानी बात करें तो 122 मिलियन डॉलर हो जाएगा। 122 मिलियन डॉलर होगा। यह संयंत्र प्रति वर्ष संयंत्र की बात करें तो प्रति वर्ष 1 मिलियन टन CO2 को कैप्चर करने में सक्षम होगा। तो CO2 को कैप्चर करने में सक्षम होगा, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो पर्यावरण के प्रति सराहनीय कदम है इन कंपनियों का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नहीं यानी इसके बारे में कुछ और विशेष से जानते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी की बात करें तो स्टॉकहोम है। और बात करते हैं कोरोना स्वीडिश की मुद्रा है। कोरोना जो है स्वीडन की मुद्रा है। और स्वीडन के वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें तो स्टीफन लोफवेन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। स्वीडन की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और बात करते हैं स्वीडन का लोकेशन के तो जानते हैं, तो यह स्वीडन है। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये है स्वीडन देश है और इसके बगल में ये नॉर्वे है और यहाँ फिनलैंड है, डेनमार्क इसके नीचे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यानी 6 क्वेश्चन की। बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितनी राशि जुटाने की जताई प्रतिबद्धता, मतलब कितनी राशि जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है? तो यह $1 मिलियन की राशि जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। और बात करते हैं इसके बारे में कि क्यों जुटाई है और किस लिए जुटाई है, इसका क्या वजह है, तो बात करते हैं उसके बारे में विस्तार से। तो यूरोप ने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया है। साझेदारी में बिल गेट्स द्वारा स्थापित ब्रेक यू एनर्जी यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान की गई फंडिंग से मिलाने के लिए निजी पूंजी और परोपकारी धन का उपयोग करेंगे। और चलिए बात करते हैं इसके और विस्तार से इसके बारे में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करें तो यह ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम देश में ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। यूरोपीय संघ की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1993 में किया गया था। और बात करते हैं इसका लक्ष्य जो है 2022 से 2026 तक 820 मिलियन यूरो या $1 बिलियन तक की राशि प्रदान करना है। यह समर्थन अक्षय ऊर्जा टिकाऊ विमानन ईंधन वातावरण से CO2 सोखने के लिए प्रौद्योगिकी और लंबी
अवधि के ऊर्जा भंडारण से संबंधित या उत्पादित हाइड्रोजन को लक्षित करेगा। साथ ही उन प्रौद्योगिकी को भारी उद्योग और विमानन जैसे क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह प्रदूषण को कम करने के लिए और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में जीता अपने करियर का कौन सा नंबर का खिताब? नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में कौन से नंबर का खिताब जीता है? तो बात करते हैं 83वां नंबर के खिताब अपने नाम किया है। और बात करते हैं नोवाक जोकोविच के बारे में। अब वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने करियर का 83वां नंबर का खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच की बात करें तो यह सर्बिया देश के है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। किसने 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुकर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? किसने 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुकर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो यह बात करते हैं नितिन राकेश व जेरी बिंड ने जीता है। नितिन राकेश व जेरी बिंड ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो बात करते हैं यह पुरस्कार अपने नाम किया है। तो इसके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। पुस्तक इन ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए साल 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। यह अवार्ड जीतकर इस दोनों व्यक्ति ने इतिहास को रच दिया है। इसे नेशन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है और टाइम्स ऑफ क्राइसिस में इनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन उद्यमियों और व्यापार मालिकों को वो जानकारी देती है जो संकट में भी उनके व्यवसायों को फलने फूलने में मदद करती है। व्यवसायों को फलने फूलने यानी उसको बढ़ावा देने के लिए मदद करती है। और उसकी बात करें तो इसके 2005 में लंदन के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2005 से यह पुरस्कार की बात करें तो 2005 से लंदन यानी ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन की। IEFPA ने हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के लिए कितने मॉडल लॉन्च किए हैं? तो यह कितने मॉडल को लॉन्च किया गया है? तो बात करते हैं 6 मॉडल यानी कि कुल 6 मॉडल को लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो यह मॉडल बात करते हैं यह मॉडल के बारे में। तो यह बजट के महत्व बचत बीमा योजनाओं के महत्व सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर आधारित है। और बात करते हैं केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IPF का फुल फॉर्म हो जाता है, यानी कि बात करें तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ने यह इसका फुल फॉर्म हो जाता है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण यानी IEPFA की फुल फॉर्म होता है। तो बात करते हैं कि इसी ने लघु फिल्मों के 6 मॉडल हिसाब की किताब शीर्षक को लॉन्च किया है। और ये लघु फिल्में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC ई-गोव द्वारा इनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में बनाई गई है। प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में बनाई गई है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? नेशनल ग्रीन यानी NGT ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना की मंजूरी दी है? तो यह गुजरात राज्य में इसकी मंजूरी दी है। और बात करते हैं NGT की। तो NGT की स्थापना 2010 में किया गया था। और इसके बारे में चलिए बेसिक से चर्चा करते हैं। तो NGT की स्थापना मैंने बात कर ली है कि 2010 में इसकी स्थापना किया गया था। और बात करते हैं NGT के अध्यक्ष में वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल इनके अध्यक्ष है। NGT का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो
विजय रूपाणी है। और गुजरात के राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। इन्होंने एनजीटी की प्रधान पीठ ने हाल ही में बड़ौदा नगर निगम गुजरात और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल है। मगरमच्छ, केंचुए अत्यधिक संरक्षित प्रजातियों नदी के हिस्से में प्रजनन करती है, यानी इसके सुरक्षा के लिए, इनके हितों के लिए यह योजना चलाई गई है, जो नदियों में है वृक्षारोपण आदि जो पर्यावरण के अनुकूल है के लिए यह योजना लॉन्च किया गया है और पर्यावरण को देखते हुए यह कार्य किया जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी रिवीजन क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? तो जापान के साथ मंजूरी दी है। और बात करते हैं हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितनी % आरक्षण देने की योजना की घोषणा की है? तो 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। बात करते हैं भारत के किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के लिए ऋण समझौते किया गया है? तो ऋण समझौते की बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते का समझौता किया गया है। और बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? तो यह सजग है, इसका नाम सजग है। और बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो मालदीव के साथ मंजूरी प्रदान की है। और बात करते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा? तो यह शुक्र ग्रह के लिए 2 अभियान भेजने वाले हैं। और बात करते हैं किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इन्क्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो भारत के सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट में यह स्कोर खड़ा किया है। और बात करते हैं नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और बिहार की बात करें तो सबसे पीछे यानी सबसे नीचे ला रैंक प्राप्त हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है बिहार की। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हो गया है। और बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक स्विफ्ट जीपीआई स्टेट सुविधा शुरू करने वाला बना विश्व का दूसरा बैंक। तो विश्व का दूसरा बड़ा बैंक बना है। और बात करते हैं आईआईटी मद्रास ने की एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी आईआईटी मद्रास ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे भी जा सकते हैं। और बात करते हैं यह प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी पहला नंबर की नामद्रोलिंग मोनास्ट्री गोल्डन मंदिर किस राज्य में स्थित है? नामद्रोलिंग मोनास्ट्री गोल्डन मंदिर की बात करें तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह बात करते हैं कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बात करते हैं नेक्स्ट की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करेंगे? तो यह बात करते हैं नामित करेंगे
331 के तहत नामित करेंगे। 331 के तहत नामित करते हैं एंग्लो इंडियन के सदस्य को लोकसभा में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो गुप्त वंश का पहला शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट उत्पादन में सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य है? तो यह पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य है। और बात करते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह हरियाणा के सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की बात करें तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करते हैं किस वर्ष इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो बात करते हैं 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था। और बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो छठ पूजा की गीतों की प्रसिद्ध गायिका है तो ये शारदा सिन्हा की बात करती है। छठ पूजा गीतों की प्रसिद्ध गायिका है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा है। निम्नलिखित में से क्या सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? क्या सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? ये कौन सा खेल खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन को खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन को खेला जाता है। और उम्मीद करते हैं कि यह श्रृंखला आपको बहुत ही पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।